एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है। उस हमले के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। तो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट पे उसे रखा गया है और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दीपक वोरा साहब के पास मैं रुख करूँगा। वोरा साहब, देखिए, मैं 2 पॉइंट्स आपसे बड़ा समझना चाहता हूँ। एक तो मैसेज आप पढ़ दीजिएगा जो आप पढ़ रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया था। फर्स्ट, ये हाई लेवल मीटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है? मतलब क्या आगे एक प्लान ऑफ एक्शन होगा? क्योंकि सबकी निगाह उस पर है कि आगे क्या होने वाला है। सेकंड, ये धर्म पूछ कर गोली मारना, यानी वो बदलते हुए कश्मीर की आबो हवा दरअसल सरहद पार वालों को नहीं पच रही है। कश्मीर मैं तो बहुत बार गया हूँ सर, वे हाल ही में वहाँ था, इस एरिया में नहीं गया था। 80% कश्मीर का जो जीडीपी है, 80% वो पर्यटन से उसका कम, टूरिज्म से आता। बाकी थोड़ा बहुत कश्मीरी शॉलों से और हैंडीक्राफ्ट भी, तो बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं है। तो ये उसको तोड़ने की कोशिश करे। 2 करोड़ से ज्यादा फिगर था पिछले साल जो टूरिस्ट आए थे कश्मीर। तो फिर से वहाँ फिल्में बन रही हैं, नाइट क्लब शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े होटल्स अपना काम कर रहे हैं। ये उनको पचता नहीं है। दूसरी सर, जो मैसेज मेरे पास आया है, ये एक अमेरिकन सेनेटर, एक सेनेटर ने मुझे लिखा था जैसे ये हुआ। उन्होंने ये कहा था कि एम्बेसडर, माय हार्ट गोज आउट, मुझे सहानुभूति है उन लोगों के साथ जो जिनके परिवार वाले शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने मैनुअल नोरिएगा के साथ किया था पनामा में, आप वो ही करिए। अंदर जाके बाहर लाइए जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको ठोकिए। और फिर एक आखिरी शब्द उन्होंने लिखा है, इनसे कहिए कि अपने भगवान से माफी मांगे क्योंकि भारत इनको माफ नहीं करे। ये बहुत कठोर शब्द उन्होंने कहे हैं सर। मेरा मानना है जो हाई लेवल मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, अब सीधी सी बात है सर, ये जो जड़ है, ये आतंकिस्तान, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्जी उससे बात करो, क्योंकि उसको खोने को कुछ नहीं। कंगाल है, भूखा है, नंगा है, दुनिया में बेनकाब है, उसको कोई ही इज ऑन सुसाइड रोड, वो आत्महत्या करना चाहता है। क्योंकि जितने वहां लोग हैं सब अपनी 72 चुड़ैलों के पास जाना चाहते हैं। धरती पे तो कुछ मिलता नहीं है, शायद अगले जन्म में कुछ हमको इससे ज्यादा बेहतर मिले। कार्ल मार्क्स ने भी तो कहा था ना कि ओपियम जो है वो जनता के लिए एक अफीम का काम करती है। ये आप आतंकिस्तान में देख रहे हैं। तो मेरा मानना है सर कि अब ये मीटिंग जो हो रही है, मेरा अपना मानना है, मैं सरकार की तरफ से नहीं कह सकता, मेरा अपना मानना है कि नाउ एज कर्नल साहब ने कहा है, एक्शन इमीडिएटली। हम ना धर्म पूछेंगे ना नाम पूछेंगे, सीधा आपको भेज देंगे जहां आप जाना चाहते हैं। राइट। त्यागी जी के पास चल रहे हैं, टीपी त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, एक बहुत ज़रूरी बात जो वोरा साहब और आप कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब सुनने की बारी नहीं है, एक्शन करने की बारी है। कैसे करना है, दैट शुड बी द हार्ड एक्शन। बट एक पॉइंट है, क्या आप मान रहे हैं कि कश्मीर में चीज़ें बदलने लगी थी? क्या ये आप मान रहे हैं कि कश्मीर में जो 80% जीडीपी उनका पर्यटन था, वो कहीं ना कहीं लोगों को, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको आकर्षित कर रहा था कि उनके पास रोज़गार है, विकास होने लगा था? और अगर कश्मीर में सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए शायद धर्म के आधार पर पूछा गया, पर्यटन पर जान के वार किया गया। आप 100% सच कह रहे हैं। कश्मीर के अंदर वातावरण बदलने लगा था, लोग बदलने लगे थे। लोगों ने अपने हाथ के पत्थर फेंक कर अपने हाथ में कंप्यूटर ले लिया था, वहाँ पे फौज में भर्ती होने लगी थी, कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान इससे बौखला गया, कोई शक नहीं है। पर उसकी बौखलाहट की वजह से हमें कोई चीज़ सहनी पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बंदूक सामने हो तो सर गीता नहीं पड़ी जाती। अब मैं अपनी समझ से 2 एक्शन बताता हूँ, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल एक्शन में द रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो बनाई गई थी टोटल रेजिस्टेंस फोर्स, ये इसलिए बनाई गई थी कि ताकि एक सेक्युलर चेहरा लगे। असलियत में ये लश्कर तैयबा का मुखौटा है। इसको तुरंत बंद किया जाए, प्रिवेंट किया जाए और इसके लोगों के ऊपर ईमानदारी से शिकंजा कसा जाए, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू टेक सम लिमिटेड टैक्टिकल एक्शन विद इन Pakistan, यानी कि उनके लॉन्च पैड, एंड वी हैव गॉट द स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट फ्रॉम अपाचे हेलीकॉप्टर और फ्रॉम राफेल और फ्रॉम एनी अदर मीन। अपनी ही धरती पर रहते हुए हम उन्हें कर सकते हैं। ये तो एक्सटर्नल एक्शन तुरंत लेने चाहिए सर, टू बी इफेक्टिव।
और इंटरनल एक्शन में मेरा एक ये कहना है कि अब जो अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मैं इसकी निंदा करता हूँ, दरअसल में इन्होंने और इनके पिताजी ने ही तो उन लोगों का मनोबल बढ़ाया है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। देखिए हिंदुस्तान की आर्मी और आतंकियों के बीच में गठजोड़ है। देखिए चाइना अगर हिंदुस्तान में आ जाए, उसकी हुकूमत हो जाए तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा है। ये बातें इनके पिताजी नहीं तो कही है, और इनकी इन बातों की वजह से हिंदुस्तान की फौज का मनोबल कम और आतंकियों का मनोबल बढ़ता है। राइट। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि एक व्यक्ति के ऊपर तो एक्शन लिया जाए। अगर किसी दूसरे देश में होते तो क्या वो खुले घूम रहे होते? और एक पे एक्शन लिया तो बाकियों को अपने आप इबरत हासिल होती है। तो ऐसा एक इंटरनल एक्शन अपने यहाँ लिया जाए। और एक और, ये जो बार बार कहते हैं स्लीपिंग सेल, हम 5 साल से चिल्ला रहे हैं भाई। 60,000 सिपाही भरी जवानी में रिटायर होते हैं, उनको थोड़ी बहुत जमीन देके कृषि की आप बॉर्डर पे बता दीजिए, मजाल है कि कोई आतंकी या ड्रग स्मगलर घुस आए। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं पता लगा सकती कि स्लीपर सेल कौन है, तो आपके पास में अवेलेबल है। मुख्य धारा में आप अपनी उस धरोहर का इस्तेमाल ही नहीं करते। पॉइंट्स आपके बिल्कुल फैक्ट है, और इस वक्त तो ऐसे प्रश्नों के साथ बहुत सारे सवाल और भी खड़े होते हैं। लेकिन वोरा साहब, 2000 में क्लिंटन यूएस के राष्ट्रपति इंडिया आने वाले थे। 35 सिखों के नरसंहार की घटना हुई। ट्रंप दिल्ली पहुंचने वाले थे, इंडिया आने वाले थे। उस वक्त दिल्ली में दंगा होता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति इस वक्त भारत में है, एक बार फिर से मैसेकर होता है। ये अमेरिका के विजिट से पहले भारत में ऐसी चीज़ें, मैं थोड़ा सा इसलिए सरप्राइज हूँ कि अगर अमेरिका स्ट्रांगली जान रहा है कि इंडिया इज़ फाइटिंग अगेंस्ट टेरर, तो क्यों नहीं इजराइल की तरह भारत के साथ भी सहयोग करके बोले कि घुस के मारिए, बदला लीजिए? क्या ये मुनासिब नहीं है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो ये आपने बहुत कठिन प्रश्न पूछा भाई, इंटेलिजेंट, जिसका जवाब देना आसान नहीं है। 9/11 से पहले मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था। हम लोग उनको कहते थे 80 और 90 के दशक में, देखो ये जो हमारा आतंकिस्तान पड़ोसी है वो बहुत दंगे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमने बहुत सी फाइलें उनको दी, सबूत दिए। वो हमसे कहते थे अरे ये तो एक थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना। फिर 9/11 हुआ, फिर हमारे पास दौड़े आए और बोले जरा वो फाइलें कहाँ गई जो आपने हमें दी थी? हमने कहा हमने आपको दी थी। बोले नहीं, हमने कहीं मिसप्लेस कर दी, दोबारा बताइए। तब से वो समझने लगे कि ये जो आतंक है ये अंतरराष्ट्रीय है, ये आपकी नेशनैलिटी देख के नहीं हमला कर। राइट। तो अभी जो आपने कहा है कि इजराइल के साथ जो अमेरिका ने उनको खुली छूट दिया करो, हमास को मालूम था ना सर कि रिएक्शन होगा, इतना भयंकर रिएक्शन होगा, वो उनको मालूम नहीं होगा, वो खत्म कर चुके, वो खत्म हो गए हैं। और जो सांप का जो जड़ है हर चीज की, सांप का अरे वो ईरान है, सब जानते हैं। अब उसको कुचला जाएगा क्योंकि ये हूती जो कर रहे हैं और हमास जो कर रहा है और हिजबुल्लाह जो कर रहा है, ये ईरान की शय में कर रहा है। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड आतंकी हैं, ये सब पाकिस्तानी फौज के हैं सर, रिटायर्ड या सर्विंग लोग हैं, जिनको बोला जाता है इतने पैसे तेरी तनख्वाह अगर 10,000 रुपए महीने, हम 10 लाख दे देंगे, जाके ये करके आ, वो करके आ। बिकॉज वहां पे सबसे बड़ी जो कमोडिटी है जिसको कूड़ेदान में फेंका जा सकता है वो है इंसान। इतने पैदा करते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन बींग्स आर डिस्पेंसेबल इन दैट काइंड। बाकी चीजें तो महंगी है, पैसा खर्च करना पड़ता है, इंसान तो फ्री में मिलते हैं। सो आई थिंक सर द टाइम नाउ, जो आपने बताया, अमेरिका भी, जेडी वैंस ने अपनी कंडोलेंसेज एक्सप्रेस किए हैं। मेरा ख्याल डेथ टोल अब 28 तक पहुंच चुकी है सर, जो मुझे अभी मैसेज आया है, और उसमें कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं। दो के बारे में सूचना हमें भी मिली है, 2 विदेशी पर्यटकों के बारे में। तो अगर कुछ ऐसा है तो नाउ दिस बिकम्स एन इंटरनेशनल इशू। अब नहीं खामोश रहना सर। डिप्लोमेटिकली तो हम जो कुछ कर सकते हैं हमने किया, वो तो आइसोलेट हो चुका है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन उसका एक पॉइंट ये होता है, जब उसको कुछ नहीं है खोने को, तो इस तरह के नौटंकी करेगा कि भाई अगर मेरे साथ मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं ये भी करूंगा, तुम्हारे देश में करूंगा, इस देश में करूंगा, वहां करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इतना नीचे गिर चुका हूं कि अब उठना नामुमकिन है। सो कर्नल साहब ने कहा, जनरल साहब ने कहा, अब बातचीत करने का समय आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखिए, मेरे जैसे डिप्लोमेट को थोड़ा आराम दीजिए, और हमारी जो वन ऑफ द टॉप 3 आर्मीज इन द वर्ल्ड, मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, जाके सब इस देश को बर्बाद कर दो।
इसकी मिलिट्री ताकत को खत्म कर दो सर, ताकि ये कुछ, और ये जो न्यूक्लियर करता है इसमें दम नहीं है कि वो करेगा सर। ही डज, इट्स नॉट गोइंग टू बी यूज्ड। सीधी बात है। पीएम साहब ने क्या कहा था, वो धमकी देता है मेरे न्यूक्लियर वेपन है, तो हमने अपने क्या दिवाली के लिए बचा के रखे? ये सवाल नहीं पैदा होता कि ये यूज करेगा। बस ये बताने की कोशिश कर मेरा। अभी जो मुझे अपने पाकिस्तानी फ्रेंड जो विदेशों में है उनसे जो मैसेज आ रहे हैं कि हमारे देश में तो पूरा तहलका मचा हुआ है, लोग बड़े घबराए हुए हैं कि अब भारत कैसे रिटेलिएट करे। वी मस्ट रिटेलिएट सर, वी मस्ट रिस्पॉन्ड, अच्छा, नो क्वेश्चन अबाउट। बिल्कुल, आता हूँ वोरा साहब। त्यागी जी, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं इसको ज़रा समझूँ आपसे। देखिए, रिटेलिएशन की बात हो रही है, एक्शन भारत को लेना चाहिए, एक्शन शुड बी टेकन। मैंने अभी अमेरिका का एग्जांपल दिया, अमेरिकन एग्जांपल को मैं यहाँ पर रिजेंबल करके देखना चाह रहा था, और डिप्लोमेटिकली, हालांकि मैं पॉलिटिकल सिनारियो नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वक्त पे तो कई जुबान खुल गए थे, कानून बना, उसको लेकर बहुत सारे विरोध हो गए थे, लेकिन आज धर्म आधारित कत्ल कर दिया गया, आतंकियों ने लोगों को मार दिया, उस पर बहुत सारे जुबान से अभी तक एक शब्द नहीं निकला है। लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट कोट किया गया था पीओके को लेकर, वो एस जयशंकर ने भी कहा था, राजनाथ सिंह ने भी इशारों में कहा था, अमित शाह के भी जुबान से कहीं ना कहीं इशारा निकला था पीओके को लेकर, कहीं बारी उसकी नहीं। क्या ये डर अब और एक्टिवली पाकिस्तान को सताएगा? क्योंकि अब अगर भारत एक्शन लेगा तो शायद उस ओर भी जा रहा है, और ये इशारा कर रहा है कि इट इज़ अ हाई टाइम टू गेट पीओके बैक। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तमाम जिंदगी फौज में करते क्या है, ये ढूंढते हैं कि दुश्मन कहाँ कमजोर है, और जहाँ सबसे ज्यादा कमजोर है वहाँ तादाद से ज्यादा ताकत लगाते हैं ताकि विजय सुनिश्चित हो। और आज की तारीख में पाकिस्तान इतिहास में आज तक इतना कमजोर कभी नहीं हुआ जितना इस समय है। इस समय जैसे एक क्वेड ऑफ नेशन है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया अगेंस्ट चाइना, ऐसे ही एक क्वेड ऑफ टेरर बन चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, इस्लामिक स्टेट खुरासान भी है, और कुछ हद तक अफगानिस्तान का तालिबान भी है। और उसके साथ में जो पीओके है, वहाँ के लोग जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो, ये पांचवा फ्रंट, यानी कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर अगर एक्शन लिया जाता है तो उसमें रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात, ये जो डर है कि साहब न्यूक्लियर, मान लीजिए कि अगर उसने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हिंदुस्तान के किसी शहर पे डाल भी दिया और एक शहर का नुकसान हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने तो नो फर्स्ट यूज की तो कसम खाई है। उसके बाद में जो बड़ा हमारे यहाँ से अटैक होगा उसमें रावलपिंडी और लाहौर एक दफे में गायब हो जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान खत्म है। लिहाजा न्यूक्लियर स्ट्राइक के बारे में तो डरने की आवश्यकता नहीं, न वो कर सकता न हम करेंगे। और फिर जो दूसरा वार है, उस दूसरे वार में मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हमें इसकी जरूरत नहीं है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव, टोटल और पूरा खत्म करने का एक्शन लें। हम तुरंत टैक्टिकल एक्शन लें, जिसे कहते हैं क्विक स्ट्राइक। हम आज तक क्विक स्ट्राइक नहीं करते रहे। अरे बैटलफील्ड को चेंज करो ना भाई, द बैटलफील्ड शुड रिमेन ओनली कश्मीर, इट कैन बी चेंज। अब ये तो खैर मैं और आगे क्या बताऊं टेलीविजन के ऊपर बैठ के, लेकिन वो साधन है हमारे पास इक्विपमेंट भी है, वो साधन भी है, और हम अपनी जमीन पर रह के वो काम कर सकते हैं। तो पता नहीं कौन सी डिप्लोमेसी है जो हमें रोक के रखी है। अब सर नो फर्दर। इसके अलावा घाटी में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और पहलगाम में ही अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। जाहिर है कश्मीर में बड़ी साजिश चल रही है। टीम न्यूज़ नेशन।